स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक ऐसा गेम जो न जीतने के लिए खेला जाता है और न हारने के लिए, जहां पे ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और बिट्रेयल उसके अपने नए वेपन्स हैं। इस गेम को कहते हैं द गेम थ्योरी, जो कि इवॉल्व होती है आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जो यूएसए और रशिया में एक डिफरेंसेस आने लगते हैं और कोल्ड वॉर में कन्वर्ट होते हैं। वहां पर एक नई थ्योरी निकल के आती है, गेम थ्योरी। और ये गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल थ्योरी है, बट उसके ओरिजिन को समझेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे और उस थ्योरी से ये समझेंगे कि कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स गवर्न होता है। इंडिया कैसे डिसाइड करता है कि उसको पाकिस्तान पे कब अटैक करना है और कब नहीं अटैक करना है। यूएसए इतना पावरफुल होते हुए भी केवल सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा पाता है यूएसएसआर के ऊपर। चाइना जब भी चाहता है बॉर्डर पे थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश करता है, 1 इंच अंदर आने के बाद फिर बाहर चला जाता है। वो क्यों रुका रहता है वहां पर? इंडिया सब कुछ जानते हुए अपने नेबरहुड में फिर भी वहां पर पाकिस्तान पे, हम पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया अभी भी क्यों रुका हुआ है? इन सब के पीछे एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक वॉर, जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ हमारे मोरल कंसाइंस को भी गवर्न करती है, एक जेनेटिक इवोल्यूशन को भी गवर्न करती है, ह्यूमैनिटी कैसे इवॉल्व कर रही है, द पावर ऑफ मिसट्रस्ट, द पावर ऑफ ग्रीड, उसके साथ साथ उसको बैलेंस कैसे करता है, द पावर ऑफ कोएग्जिस्टेंस, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, द पावर ऑफ कोऑपरेशन। और इन दोनों को हमें समझना है कि किस तरीके से एक वर्ल्ड ऑर्डर को एक नई तरफ लेके जा रहे हैं गेम थ्योरी में। गेम थ्योरी की जब, इसके पहले थोड़ा समझते हैं कि जब 1944 में हमने देखा था कि यूएसए ने अटैक कर दिया जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से, एंड उस केवल और केवल यूएसए के पास ही था न्यूक्लियर वेपन। 1949 में एक खबर आती है, वो खबर ये है कि सोवियत यूनियन, जो कि यूएसएसआर है, रशिया, हैज जस्ट टेस्टेड इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब एंडिंग द अमेरिकाज मोनोपोली ऑन न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका की जो मोनोपोली थी न्यूक्लियर वेपन की, वो खत्म। अब वो यूएसएसआर के पास भी बॉम्ब आ चुका है। तो अब 2 न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर इतना कैपेबल हैं कि अगर दोनों चाहे तो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। तो इसके बाद यूएसए को सोचना पड़ा कि हम कितने हद तक अटैक करेंगे कि यूएसएसआर हम पर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। और यूएसएसआर भी अपने आप को रोक के रख सकता है। एक न्यूक्लियर डेटरेंस की शुरुआत होती है, प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन इससे डराया जरूर जाएगा। तो यूएसएसआर पॉसेसेस एटॉमिक बॉम्ब, अमेरिकाज मोनोपोली ऑफ माइटी वेपन लॉस्ट, यहां पे मोनोपोली खत्म हो गई है। मोमेंटस एटॉमिक ब्लास्ट न्यूज, और वहां पे प्रेसिडेंट ने 2 बार बताया और वॉशिंगटन एकदम स्टन रह गया, स्तब्ध रह गया। द वर्ल्ड चेंजेस ओवरनाइट, और वहीं पर एक पावर बैलेंस चेंज हो जाता है। इस पावर बैलेंस चेंज होने के बाद भी अभी गेम थ्योरी निकल के नहीं आती है। एक कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में अब ये दोनों स्टेट सोच रहे होते हैं, ये दोनों कंट्रीज सोच रही होती हैं कि कितना अटैक किस पे किया जा सकता है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूएसएसआर एंटर What the history calls the Cold War। अब ये कोल्ड वॉर वेपन्स का वॉर नहीं था, यहां पर वेपन छोड़ के बाकी सारी चीजों से ये वॉर लड़ा गया। एक नर्व्स का वॉर था, एक आइडिया का वॉर था, और यहां पर इकोनॉमिक सैंक्शन, सोशल सैंक्शन, जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस द्वारा एक दूसरे का डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। इट वॉज वॉर ऑफ नर्व्स नॉट द बुलेट्स, ऑफ कैलकुलेशंस नॉट करेज। वो कैलकुलेटेड मूव्स लिए जा रहे थे। और तभी निकल के आता है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। दोनों सुपर पावर्स, बोथ आर्म्ड टू टीथ, बोथ ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। और जब दोनों में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बढ़ता जाता है, और उस समय फिदेल कास्ट्रो, आपको पता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के, और वो यूएसएसआर की तरफ होने लगते हैं। तो यूएसए सोचता है कि अगर क्यूबा यूएसएसआर की तरफ हो गया तो यहां से अटैक किया जा सकता है यूएसए के ऊपर बहुत आसानी से। टू ब्रेक दिस डेडलॉक दे टर्न टू एन अनलाइकली सेवियर कॉल्ड एज मैथमेटिक्स, और जिसको हम जानते हैं गेम थ्योरी के हिसाब से। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए क्यूबा के ऊपर भी। यूएस इंपोजेस आर्म्स ब्लॉकेड ऑन क्यूबा ऑन फाइंडिंग ऑफेंसिव मिसाइल स्ट्राइक्स, कैनेडी रेडी फॉर सोवियत शटडाउन, और वो कहते हैं कि हम सोवियत को भी शट डाउन कर देंगे। तो अब यहां से जो कैलकुलेटेड मूव्स निकल के आते हैं, हम उसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। कैसे वो एक डिस्ट्रस्ट के साथ रिटेलिएट, 1 स्टेप रिटेलिएशन देन फॉरगिवनेस, रिटेलिएशन एंड देन फॉरगिवनेस किस तरीके से किया जाता है। तो एक वहां पर
रैंड कॉरपोरेशन थी, स्कॉलर्स, उनसे पूछा गया कि हम क्या करें, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए हमारा। यूएसए भी सोच रहा था कि कितना घातक होना चाहिए हमारा अगला कदम। तो वो थिंक टैंक ने सोचना शुरू किया, कैलकुलेशंस करनी शुरू की कि किस तरीके से हम एक रैशनल लॉजिकल ग्राउंड पर डिफाइन करें कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव। हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी कोई बड़ा डिसीजंस ले रहे होते हैं तो हम कई बार कैलकुलेट करते हैं, रैशनल एनालिसिस करते हैं कि कितने हद तक हमें इस पे काउंट करना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे वो सोशल डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो। ओके, तो उन्होंने पेंटागन को एडवाइस दिया और कहा कि हम एक मॉडल बनाए हैं जिसको हम कहते हैं गेम थ्योरी, और एक सिंपल क्वेश्चन पे बेस्ड है वो गेम थ्योरी। व्हाट हैपेंस व्हेन टू रैशनल प्लेयर्स मस्ट चूज बिटवीन कोऑपरेशन एंड बिट्रेयल। उनको चूज करना पड़ेगा दोनों में से किसी एक में, कोऑपरेट करने में फायदा मिलेगा या बिट्रे करने में फायदा मिलेगा, कोएग्जिस्टेंस में फायदा है या एक दूसरे को खत्म कर देने में फायदा है। Knowing that each choice affects the other's fate, आपकी हर एक चॉइस दूसरे को भी इंपैक्ट करेगी। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से यह बनता है। आप देखिए, that question became a weapon of understanding, one that helped shape INF ट्रीटी 1987 में एंड लेटर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। किस तरीके से डिसआर्मामेंट एफर्ट्स की तरफ जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिसआर्मामेंट इफेक्ट, इट वॉज फॉट विथ आइडियाज, कोल्ड वॉर आइडियाज के साथ फाइट किया जाता है, और द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल वॉज द प्रिजनर्स डायलेमा। गेम थ्योरी का जो बेसिक प्रमाइस है वो है प्रिजनर्स डायलेमा, जिसको थ्योरेटिकल डायमेंशन 1950s में दो साइंटिस्ट ने, मेरिल फ्लड एंड मेल्विन डेशर, वर्किंग ऑन द रैंड कॉर्पोरेशन, वो वहां पे काम कर रहे थे, डिजाइंड अ स्ट्रेंज थॉट एक्सपेरिमेंट। और मैं चाहूंगा इस थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ आप भी इन्वॉल्व हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या चॉइसेस करेंगे। ये है प्रिजनर्स डायलेमा। थोड़ा सा समझते हैं इसको, प्रिजनर्स डायलेमा को। एक प्रिजनर है ए, ठीक है, और उस प्रिजनर को जेल में बंद किया गया है, और एक प्रिजनर है बी। इन दोनों ने साथ में मिलकर के कोई काम किया होगा। एक से कहा जा रहा है कि आप बी के बारे में कन्फेस कर दो। अगर आप कन्फेस कर दोगे, आप बता दोगे कि बी ने कुछ गलत किया है, और अगर बी नहीं बताएगा आपके बारे में, तो हम क्या करेंगे? अगर आप कन्फेस कर देते हो और बी नहीं बताता है, तो एक को सजा हो जाएगी 20 साल की और एक को सजा होगी 0 ईयर्स की। अगर दोनों चुप रहते हैं, रिमेन साइलेंट, दोनों कुछ नहीं बताते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस पे ध्यान देते हैं, तो 1-1 साल की सजा होगी, क्योंकि पुलिस को कुछ भी एविडेंस नहीं मिल पाएगा यहां से। यानी कि दोनों अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, चुप रहते हैं, तो 1-1 साल की सजा होगी। अगर किसी भी एक ने मुंह खोला और बता दिया, यानी एक दूसरे को बिट्रे कर दिया, तो एक को तो सजा 0 साल की होगी, लेकिन दूसरे को 20 साल की सजा होगी, अगर किसी एक ने मुंह खोला। लेकिन अगर कोई एक बताने की, कोई एक डिस्ट्रस्ट या कोई एक बिट्रे करने की कोशिश करेगा, तो दूसरे के दिमाग में भी तो आएगा बिट्रे करना, और दोनों ने अगर साथ में ही बिट्रे कर दिया, तो क्या होगा? दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। दिस इज लूज लूज, दिस इज विन लूज, एंड दिस इज विन विन सिनेरियो फॉर बोथ ऑफ देम। यानी कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जो प्रिजनर्स डायलेमा की कैलकुलेशन है, कभी भी 2 मेजर सुपर पावर्स डिसाइड करती है, तो उनको यह पता चलता है कि असली फायदा जो है शॉर्ट टर्म अपने बारे में सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर इसने कन्फेस करने की कोशिश की, तो यह भी तो सोच रहा होगा कि सामने वाला शायद कन्फेस कर दे। अगर मैं डिस्ट्रस्ट दिखाऊंगा, तो शायद सामने वाला भी डिस्ट्रस्ट दिखा दे, और यहां पर लूज लूज सिचुएशन दोनों के सामने होंगी। तो बेटर है कि इससे हम इस तरफ मूव करें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। डिस्पाइट आपका फायदा, शॉर्ट टर्म फायदा दिख रहा हो, कि अगर आप बिट्रे कर दोगे, सेल्फिश हो जाओगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को नंबर 1 कंट्री बनाने के बारे में सोचोगे, वो आपको दिखता जरूर है कि वो फायदा है, लेकिन उसकी वजह से आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। लॉजिक कहेगा कि बिट्रे टू सेव योर सेल्फ, आप बिट्रे करो, क्योंकि आपको 0 साल की सजा होगी उसके बाद। बट इफ बोथ थिंक दिस वे एंड बोथ विल लूज, अगर दोनों इस तरीके से सोचेंगे तो दोनों ही लूज कर जाएंगे, दोनों ही बिट्रे कर जाएंगे, और दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाएगी। इस पैराडॉक्स को, इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को हम कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। और इसके तहत उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो मोरल निकल के आता है हमारे लिए आता है कि हमें यह समझना होगा कि दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा। When everyone defects, everyone loses. अगर सब डिफेक्ट करेंगे, सब मिसट्रस्ट दिखाएंगे, सब एक दूसरे पे कंप्लीट अटैक की तैयारी करेंगे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ओनली कोऑपरेशन इंश्योर्स सर्वाइवल। ये एक बहुत नया ख्याल था और ये मैथमेटिकल मॉडल है जिसके बेसिस पे सारे स्टेट्स कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, ना कि न्यूक्लियर यूज की तरफ बढ़ते हैं। और ना सिर्फ यूज की बात होती है, एक डिसआर्मामेंट की भी बात शुरू होती है यहां से। ह्यूमन बिहेवियर और ट्रस्ट को भी अगर आप देखेंगे, व्हाई डू वी ट्रस्ट, हम ट्रस्ट क्यों करते हैं, हम फॉरगिव क्यों करते हैं, हम कभी कभी रिस्क क्यों लेते हैं सामने वाले के साथ। बीइंग बिट्रेड जस्ट टू बिल्ड अ बॉन्ड। सवाल यह है कि हमें वो बॉन्ड कोऑपरेशन का बनाना बहुत जरूरी है। आप देखिए रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म, द आइडिया दैट कोऑपरेशन इज नॉट वीकनेस, इट्स लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस। कोऑपरेशन वीकनेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस है, लॉन्ग टर्म कोएग्जिस्टेंस है, और उसी के साथ ह्यूमैनिटी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। एक और डायमेंशन, फिलोसॉफिकल एंड मोरल डायमेंशन देखते हैं। यह कहा गया कि मोरालिटी एक इनोवेशन है। सोशल साइंटिस्ट ने इसको इनोवेट किया है हमारे अंदर मोरल कॉम्पास शायद पहले से नहीं था। वी कम फ्रॉम द जंगल्स, ओके, वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर, बट पॉइंट इज अब मोरालिटी यहां पर आती है कि हम कोऑपरेट करके ही आगे बढ़ पाए हैं। गेम थ्योरी वहां पे भी वर्क कर रही थी। अगर हम कोऑपरेट नहीं करते, को एग्जिस्टेंस की तरफ नहीं जाते, तो हम भी खत्म हो जाते। तो सवाल यह है कि क्या मोरालिटी एक सोशल इन्वेंशन है और या एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी कोडेड इनटू आवर ओन डीएनए। हम सबके डीएनए में है कि हमको कोऑपरेट ही करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेस्ट स्टेट बनना है, बेस्ट देश बनना है, नंबर 1 बनना है, इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है क्या कि सबको एक साथ लेकर के ग्रो करना है। गुडनेस ऑफ ऑल वर्सेस कलेक्टिव गुडनेस। तो गुडनेस ऑफ वन का मतलब ही यही है कि कलेक्टिव गुडनेस होनी चाहिए। Maybe it was about coexistence, not about domination. थॉमस हॉब्स ने भी कहा, विदाउट कोऑपरेशन लाइफ इज nasty, brutish and short. अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो लाइफ वहीं पे रुकने लग जाएगी। तो एक तरफ जब दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हाथ में लेकर के बैठे हुए थे कि आप अटैक करोगे और हम आपसे ज्यादा खराब अटैक करेंगे, तो कोल्ड वॉर बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा और गेम थ्योरी। यूएस एंड यूएसएसआर दोनों ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स, अपने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के आर्सेनल्स बढ़ाने शुरू किए और उन्होंने कहा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली मैं आपको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर आपने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो एक दूसरे की तरफ कंप्लीट मिसट्रस्ट की तरफ बढ़ते चले गए। जब इन्हें पूरा पता चल गया कि एक दूसरे का मिसट्रस्ट टॉप पे है तो लॉस दोनों का बहुत ज्यादा होने वाला है। तब यहां से गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए आता है सॉल्ट ट्रीटी 1972, ऑल बिल्ट ऑन स्ट्रैटेजिक रेसिप्रोसिटी। उन्होंने कहा कि आप धोखा नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा। सो यू डिसआर्म अ लिटिल, आप थोड़ा कम करो अपना आर्सेनल्स, अपने हथियार कम करो, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल कम करो, मैं भी थोड़ा सा डिसआर्म करूंगा खुद को, मैं भी रेसिप्रोसिटी दिखाऊंगा, कोऑपरेशन दिखाऊंगा कि इसको कम कैसे करना है। तो इस तरीके से इन दोनों को समझ में आया कोल्ड वॉर एरा में कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन विल बी रॉन्ग और को एग्जिस्टेंस विल बी राइट। इवोल्यूशनरी एंड बायोलॉजिकल डायमेंशन भी जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे हम इवॉल्व होते रहते हैं। बायोलॉजिस्ट कॉल इट इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजीज। जीन्स दैट प्रमोट कोऑपरेशन, वो जीन्स जो कोऑपरेशन प्रमोट करती रही वही आगे ग्रो करती रही। लाइक शेयरिंग फूड, रेजिंग यंग कलेक्टिवली टेंड्स टू सर्वाइव लॉन्गर, वो जीन्स बेटर सर्वाइव कर पा रही हैं। तो गेम थ्योरी हमारे जेनेटिक इवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो गेम थ्योरी है लाइक फ्रॉम द एटॉमिक टेस्ट ऑफ 1949, जब यूएसए से एक और यूएसएसआर एक और न्यूक्लियर स्टेट बनता है, द कंप्यूटर लैब्स टू 1980s, फ्रॉम न्यूक्लियर कोड्स टू ह्यूमन हार्ट्स, हर जगह गेम थ्योरी वर्क कर रही होती है, प्रिजनर्स डायलेमा वर्क कर रहा होता है। वन इनविजिबल गेम हैज शेप्ड द स्टोरी ऑफ आवर स्पीसीज। इट टॉट अस दैट कोऑपरेशन इज नॉट वीकनेस, कोऑपरेशन और फॉरगिवनेस कोई वीकनेस नहीं है, फॉरगिवनेस कोई सरेंडर नहीं है, फॉरगिवनेस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, कोऑपरेशन एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। इसी के बेसिस पे इंडिया गुजराल डॉक्ट्रिन फॉलो करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करता है। इंडिया ने कितनी बार जो है चाइना को या पाकिस्तान को माफ किया है, क्योंकि इंडिया का विजन बहुत लॉन्ग टर्म है, वसुधैव कुटुंबकम का विजन है।
सो G20 में भी इंडिया ने लीड किया, इसी बेसिस पे लीड किया, और इंडिया आज भी लीड कर रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, उसमें नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, और इसी तरीके से लीड करने का विजन है हमारा। हमने, आप देखोगे किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी दिखाई। दिस गेम थियरी इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस, नॉट यूजिंग द वेपन्स। दिस इज हाउ आगे जाकर के जो हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर डेटरेंस का प्रयोग करें, और ये थ्योरी हमें सिखाती है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इज द ओनली सेवियर फॉर द प्लैनेट ऑफ अर्थ इन द फ्यूचर। सो अ गुड न्यूज फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, इस दिवाली हमारा स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको गिफ्ट है, लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। लास्ट डेट टू रजिस्टर 22 अक्टूबर। बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है आपको, आप यूज करेंगे कोड ART लाइव कोड। 3 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। ये 3 भाषाएं हैं, आप किसी भाषा में इसका प्रयोग कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है ज्वाइन करने के लिए 7303212303 पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका प्रोसेस हैसल फ्री हो जाए ज्वाइन करने का। बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस प्रिपरेशन कराई जाती है आपको। तो एडवांस प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार कर दिया जाता है। एक प्रोसेस है जहां पर आपको सारे फंडामेंटल सिखाए जाते हैं एग्जाम के, कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, मेंस के आंसर्स को कैसे लिखना है, मेंटोर्स एलोकेट होते हैं, आपको पूरा एक पैकेज जाता है स्टडी आईक्यू की सारी एडवांस्ड बुक्स का। तो आपको कोई बुक मार्केट से भी नहीं खरीदनी है, एक प्लेटफॉर्म पे सारी तैयारी। एंड इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, जहां पे हमारे रिटायर्ड एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन्फ्यूज करते हैं। सो हैप्पी दिवाली एवरीवन, होप टू सी यू सून इन द क्लास। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।